नमस्कार। चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। 21वीं शताब्दी का दूसरा दशक, उत्थान और उत्कर्ष के अनेकों प्रतिमान का दशक। लेकिन सभ्य समाज के निर्माण में बढ़ते कदम तब छिटक जाते हैं जब बात मातृशक्ति की होती है, जब बात आधी आबादी की होती है और ख़ास तौर पर जब बात नारी सशक्तिकरण और सुरक्षा की होती है। यह तय है कि महिला उत्पीड़न के दागों के साथ समाज अपने को सभ्य नहीं कह सकता। और तब जबकि आंगन से आसमान तक नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बनाती है, नारियों को घर की देहरी के बाहर खुले आसमान में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देती है और हर चुनौती में नारियां सिद्ध करती हैं वे पुरुषों से कहीं कम नहीं। पुरुषों का यह दावा तब खोखला लगता है जब कहते हैं कि सभी कामों को पुरुषों के बराबर करने में नारियां सक्षम नहीं। शायद भूल जाते हैं संतति के प्रवाह को सारे कार्यों में सहभागीदारी के बाद नारियां ही करती हैं। समसामयिक विषयों के इस कार्यक्रम को दूरदर्शन न्यूज़ ने पूरे सप्ताह नारियों के मुद्दों पर ही केंद्रित रखने का फैसला किया है। और आज जब नारी के उत्पीड़न की अमिट कहानी बन चुका निर्भया मामला एक बार फिर तारीख पर तारीख सामने आई है, तो हमने भी नारी सशक्तिकरण के साथ नारी सुरक्षा को अपना विषय बनाया है। स्टूडियो में आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता और लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि दीक्षित। आप दोनों का बहुत बहुत स्टूडियो में स्वागत है। और जैसे कि सुमन जी मैंने अपनी प्रस्तावना में बताया, आज एक ऐतिहासिक दिन था। ऐसा दिन था कि आज जब तीसरी बार एक ऐसे मामले में जिसकी चर्चा शायद देश और दुनिया में सबसे अधिक हुई और नारी उत्पीड़न को सजा दिए जाने की सबसे बड़ी मिसाल बनती, उस पर आज तीसरी बार फिर एक बार रोक लगी। और यह रोक कहीं न कहीं उस हमारे कानून को, उस हमारे तमाम सारी व्यवस्था को अगर कहें तो अंगूठा दिखाने जैसी स्थिति है कि आप चाहे जो यत्न कर लें, हमारे पास ऐसे उपक्रम हैं कि हम सजा की देहरी पर खड़े व्यक्ति को भी सजा नहीं पाने देंगे। जी, इस बार तो लग रहा था कि कल 3 मार्च को फांसी की सजा जो होनी थी वो हो ही जाएगी, क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया गया था। लेकिन उसके पास एक, जिस तरीके से ये चारों जो दोषी हैं उन्होंने एक एक करके, मतलब वो समय को बिताना चाह रहे हैं। और चूंकि जो हमारे कानूनी प्रावधान है, तो निश्चित रूप से जब तक कि उसकी कोई पिटीशन अगर राष्ट्रपति के पास लंबित है, तो उन्होंने जब यहाँ से पिटीशन खारिज हुई तो उन्होंने राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका लगा दी, जिसके वजह से ये फांसी की सजा जो कल होनी थी वो उस पर विराम लग गया। और अगले आदेश तक के लिए, जब अगला डेथ वारंट जारी होगा तब तक के लिए विराम लग गया। और इस बीच में राष्ट्रपति उसे क्षमा याचना करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये तो राष्ट्रपति के विवेक पे निर्भर करता है। रश्मि जी, एक थकाऊ यात्रा है उस माँ के लिए जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रही है। पिछले सालों जब यह दुर्घटना हुई तो उसने अपनी बेटी खोई और उसके बाद परत दर परत, सीढ़ी दर सीढ़ी अगर हम कहें तो न्याय की जितने सीढ़ियाँ होती हैं, उन सारी सीढ़ियों पर उसने तमाम यश अपयश, मान अपमान को सहते हुए केवल उस अपनी बेटी, और ख़ासतौर पर वह बेटी उसकी अपनी नहीं है, समाज की बेटी है, समाज के ऊपर कहीं न कहीं दाग लगाने के प्रश्न को, दाग को धुलने के लिए उसने प्रयास किया। आदमी कितना बर्दाश्त करेगा, टूट क्यों नहीं जाएगा? बिल्कुल सही बात कही आपने कि 8 साल हो गए हैं इस केस को। जो 8 साल पहले बर्दाश्त किया, आज उसकी माँ ने वो 8 साल तक उन बातों को लगातार, जैसे जैसे केस आगे बढ़ा होगा, उसने बर्दाश्त किया जी। और मतलब इस मानसिक संत्रास को उसने झेला है। तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है हमारे समाज के लिए कि हमारे यहाँ जो कानून है उसमें अगर इतना डिले रहेगा तो मुझे लगता है कि जो महिलाएं हैं वो डर कर पीछे हट जाती हैं। और मैं तो इस बात में दाद दूंगी उस माँ की जो इतने साल तक, 8 साल तक लगातार झेलती आ रही है और उसको ये उम्मीद थी कि कल आने वाला कल शायद उसके लिए न्याय का दिन होगा, लेकिन फिर एक बार उसको अफसोस ये झेलना पड़ेगा, संत्रास। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही कड़वा सच और बहुत ही गंदा जो है कि आपकी न्याय प्रक्रिया को थोड़ी शीघ्रता से पालन किया जाना चाहिए, ताकि ये जो होने वाली दुर्घटनाएं हैं इनसे बचा जा सके। महिलाओं में अपनी सुरक्षा को लेकर के या इस तरीके के जो गंदे कृत्य हैं इनके प्रति थोड़ी सी तो उनके अंदर सुरक्षा की भावना आए कि हाँ शायद न्याय प्रक्रिया में हमें न्याय मिलेगा।
लेकिन अगर इसी तरीके की प्रक्रिया में डिले होता रहा तो मुझे लगता है जो दोषी हैं उनके अंदर का डर जो है वो एकदम समाप्त हो जाएगा, और वो ये तो समझ ही जाएंगे कि आज हम कुछ भी करें और हम कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाकर डिले कर सकते हैं, या हम तो छूट जाएंगे, या कभी उन्होंने ये कह दिया उनके वकील ने कि भाई वो बालिग नहीं है, इस तरीके की आप लॉस लगा दोगे, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही खराब सिचुएशन है हमारे समाज। बिल्कुल सुमन जी, संविधान निर्माता ने एक बड़े मंथन के बाद तमाम सारे देशों के संविधानों का अध्ययन करके, अपने तमाम सारी परिस्थितियों का अध्ययन करके एक कानून का निर्माण किया, और उस कानून के निर्माण के साथ जो है सरकार को और चुनी हुई सरकार को यह जो है रास्ता भी दिया कि अगर आपको भविष्य में कभी लगता है कि हमारे बनाए गए कानून में कहीं कोई त्रुटि रह गई है या बदलते हुए समाज और देश के साथ, देश काल के साथ इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, तो उसने उसका भी विधान किया। 72 से अधिक 70 से अधिक जो है परिवर्तन हो चुके हैं, नहीं 104 परिवर्तन हो चुके हैं। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, जैसा कि निर्भया का मामला हमारे सामने है, चार्जशीट कब लगी, कब इस पर ट्रायल हुआ, लेकिन बावजूद उसके 8 साल के बाद जो है संपूर्ण देश देख रहा है कि एक ऐसा जो दुष्कर्म जो घृणितम श्रेणी में आता है, उसके दोषी क्या इतने सबल हैं कि बार बार वो देश के संविधान और कानून और देश की अदालत सबको आईना दिखाते रहें। नहीं, देखिए देश को जो भी कानून है इस संदर्भ में, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में ये टाइम बाउंड नहीं है अभी तक कि जो दया याचिकाएं कितने दिन के अंदर वो आदमी दाखिल कर सकता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी गवर्नमेंट गई हुई है कि एक टाइम बाउंड हो जाए कि उस टाइम बाउंड के अंदर ही आदमी काम कर सके, क्योंकि जैसे इतने दिनों तक इन्होंने दया याचिका इसीलिए नहीं लगाई कि ये एक लंबा खिंचता रहे और बार बार वो दांव पेंच, नए नए पैतरे, कभी वो बता दिया कि हमारा जो है जो दोषी है वो वकील ने बताया कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है और इसलिए उसका इलाज कराया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस को भी खारिज कर दिया, क्योंकि ये एक बहाने के तौर पे है कि हमारे जुडिशियल प्रोसीडिंग का जो इस्तेमाल है, क्योंकि हम ये मानते हैं जो न्यायिक जुरिस्प्रूडेंस है उसमें कहते हैं ना कि एक दोषी को भले ही छूट जाए लेकिन कोई भी निर्दोष है उसको सजा ना मिले। लेकिन जब कहा जाता है कि देर से मिला हुआ न्याय, जी आप सही कह रहे हैं कि वो जो अन्याय के बराबर है। अन्याय का जो है, जो भी न्याय अगर देर से मिलता है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, और यही कारण है कि जब हैदराबाद में इनकाउंटर में जब दुष्कर्म के आरोपियों को पुलिस ने मार दिया तो बहुत सारे लोगों ने खुशियां मनाई, उनके ऊपर फूल फेंके, जबकि हम किसी भी तरीके से इस तरीके की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब डिले हो जाता है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, बिल्कुल, तो जब डिले होता है रहता है तो इससे जो जुडिशरी है उसके ऊपर भी और सरकार के ऊपर भी और एक प्रक्रिया है उसके ऊपर भी लोगों का विश्वास उठने लगता है, और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है जी। और ना ही हमारी न्यायिक प्रक्रिया के लिए ही अच्छा संकेत है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर किसी ने अपराध किया है उसके लिए अगर वो दोष सिद्ध हुआ है तो उसके सारी जो फांसी की सजा अगर है, जब तक के फांसी की सजा का प्रावधान है, जो भी सजा है तो वो सजा उसको मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोगों के और भी मन बढ़ जाएंगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बिल्कुल। रश्मि जी, विश्वविद्यालय में आप एक प्रोफेसर हैं, एक लंबी यात्रा आपने तय की होगी, थोड़ा सा जब सुरक्षा की बात होती है, घर से निकली होंगी और उसके बाद आपने एजुकेशन ली, एजुकेशन लेने के बाद प्रोफेसर के रूप में वहाँ पर आई, एक दौर है पूरा, एक यात्रा है। इस यात्रा में तमाम सारे पड़ाव आए होंगे जब आपके मन में आया होगा कि हम बराबरी नहीं कर सकते, या हो सकता है कि आपका मन मजबूत हुआ हो कि नहीं हम बराबरी के आगे भी निकल सकते हैं। कैसा कुछ अनुभव रहा, किस तरह से बताएंगे? बदलाव तो बहुत आए हैं, और अगर देखें आप तो महिलाओं के लिए जैसे लेकिन अगर हम जड़ में जाएं उसकी, तो कहीं ना कहीं जो हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था है उसमें बदलाव उतनी तेजी से नहीं आ रहा है, और जब तक ये पितृसत्ता समाप्ति की बात नहीं की जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि जो बदलाव हम चाह रहे हैं वो आ पाएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें कि पहले लोग पढ़ाई को उतना तवज्जो लड़कियों की नहीं देते थे, लेकिन आज हम देखते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर बहुत सारी लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये उम्मीद लगा करके आती हैं कि हम नौकरी करेंगे। ये
मान के चलती हैं कि हम करेंगे, सारी मेहनत करके वो लड़कों के बराबर खड़े होने के लिए पूरे प्रयास करती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो लड़कियों को ये कहा जाता है कि जो भी तुम्हें करना है वो शादी के बाद करना। क्यों? क्योंकि अभी तो तुम नौकरी कर लोगी, कल को तुम्हारे हस्बैंड को पसंद आएगा कि नहीं आएगा तो वो छोड़ना पड़ जाएगा। या इसके अलावा भी इस तरीके की सिचुएशन कि हस्बैंड कहीं और जॉब करता है तो महिला को छोड़नी पड़ेगी क्योंकि उसको अपने पति के साथ जाना है। तो कोशिशें महिलाओं ने, लड़कियों ने पूरी बराबर की हैं, लेकिन क्या बराबरी का दर्जा वो पा रही हैं? अगर एक लड़की इंटरव्यू में जाती है, जैसा मैंने अपने स्टूडेंट से भी सुना है, मैंने खुद भी महसूस किया है कि आप जब किसी इंटरव्यू में लड़की जाती है तो उससे ये चीज जरूर पूछी जाती है। अगर कंपैरिजन में एक लड़का और लड़की दोनों हैं तो जो चुनने वाला है वो ये सोचता है कि हाँ लड़का ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। अगर रात की शिफ्ट होगी या रात में देर से आना जाना है तो महिलाएं उतने सक्षम तरीके से उन कामों को नहीं कर पाएंगी। और वो सारे काम भी किस वजह से? क्योंकि लड़कियों के ऊपर इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं। उबर की व्यवस्था है, जैसे मैं खुद बताती हूँ कि अगर मुझे रात में उबर से जाना है तो कहीं ना कहीं एक मन में एक संदेह रहता है कि जो चलाने वाला है वो कैसा है, या अगर कहीं हम सुनसान जगह पर गए तो हम किसी से फोन पे बात करने लग जाएं ताकि हमारे अंदर का डर खत्म हो जाए। तो मतलब समय तो बदला है, लेकिन अगर वही बात करें तो सारी प्रॉब्लम की जड़ हमारी पितृसत्ता में व्याप्त है। और जब तक इस चीज को हम नहीं हटाएंगे या इस तरीके की चीजें नहीं खत्म की जाएंगी तब तक समानता की बात शायद नहीं आ पाएगी। और रही बात की लड़कियों को केवल समझाते रहने की, या किसी भी लड़की के चरित्र पर बात उठा दीजिए, उंगली उठा देकर, तो आप लड़कों की जितनी भी गलतियां हैं उनको आप ढांप लेते हैं। जैसे अभी इसमें भी बात कही गई थी, जो वकील हैं निर्भया दोषी कांड में, जो वकील साहब ने एक बड़ी बात कह दी थी कि अगर मेरी बेटी होती और उस शादी से पहले वो किसी से शारीरिक संबंध बना देती, मैं उसे जला देता। तो वो तुम्हारी संपत्ति तो नहीं है कि आप उसको जला देते, आपकी बेटी है, उस बेटी का भी अपना अधिकार है। तो आप एक वकील होकर के इस तरीके की बात, मतलब एक पढ़ा लिखा आदमी और खुद वकील होकर के सब कुछ जानते हुए भी इस तरीके की बात कहता है, तो आप सोच लीजिए कि जो गाँव या अन्य जो कम पढ़े लिखे होंगे तो वो सभी लोग इस तरीके की सोच रखते हैं कि लड़कियां, महिलाएं, बीवी, बच्चे, ये सब हमारी संपत्ति है। और इसी तरीके की मानसिकता के साथ जो लड़के लड़कियों को एक बराबर का दर्जा न समझ करके उनको केवल एक वस्तु समझते हैं, ये सोच बदलने की जरूरत है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सुमन जी, आप भी एक ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पर रोज आपका मुकाबला जो है, जैसा कि आपने इशारा किया कि पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है हमारी, ये तो पूरी व्यवस्था ही है पितृसत्तात्मक। तो रोज आपका मुकाबला पुरुषों से होता है और ये फील्ड जो है अगर कहें मानी जाती रही है, लेकिन अब है नहीं ऐसा। बराबरी के साथ जो है महिलाएं भी जर्नलिस्ट हैं और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पुरुषों से बेहतर भी काम अपना डिलीवरी दे रही हैं। कैसा अनुभव है आपका? जी, मैंने तो पत्रकारिता शुरू की थी एक छोटे से शहर से जी, और वहाँ की मैं पहली पत्रकार जी। तो ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि लोगों का नजरिया क्या रहा होगा जी। क्योंकि आसपास पड़ोस के जो लोग थे वो कहते थे इनको कोई और नौकरी नहीं मिली, ये मर्दों के बीच में काम करने जा रही हैं जी। तो एक जो नज़रिया होता है कि औरतों के लिए या लड़कियों के लिए माना जाता है कि पहले वो या तो शिक्षा के क्षेत्र में जाएं या नर्सिंग के क्षेत्र में जाएं, यही दो क्षेत्र ऐसे थे जिनको माना जाता था। बाकी जो क्षेत्र थे और खासकर जो जर्नलिज्म था, तब वो प्रिंट मीडिया का था जब मैंने शुरू किया था 30 साल पहले जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया था तो वो तो प्रिंट मीडिया का था। और जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है तब से इसमें लड़कियों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ी है। नहीं तो वो प्रिंट जो मीडिया था वो एक क्लास का था मीडिया, जैसे अंग्रेजी अखबारों में जो जर्नलिस्ट थे तो वो एक खास तरीके के क्लास के लोग होते थे जो ज्यादातर जो महिलाओं में वो काम करते थे। और अगर आप महिला पत्रकारों के अगर स्थितियों को देखें तो हमारे बहुत सारे जो हमारे पहले जो दूसरे अखबारों में काम करती रही हैं, जो दिल्ली में काम करती रही हैं, यहाँ स्थिति आप सोच सकिए है कि एक आध महिला पत्रकारों को शुरुआती दौर में तो नौकरी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि उनके यहाँ महिलाओं के लिए बाथरूम नहीं होते थे जी। तो आप सोच सकते हैं कि हम महिलाओं का जो सार्वजनिक जीवन में काम करना कितना कठिन होता है। अब तो बहुत सारी महिलाएं आ गई हैं, लेकिन जो एक महिला होने के कारण होने वाले अपराध हैं जी। उन अपराधों में कोई ये नहीं देखता है कि ये कौन है जी। तो ये जो सामाजिक विकृति है जी, और खासकर जो भी लोग इस तरीके की घटनाएं कारित करते हैं वो भी हमारे इसी समाज के हिस्सा हैं जी।
वो हमारे घरों के हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे भाई हो सकते हैं, हमारे पति हो सकते हैं, हमारे कुछ भी हो सकते हैं। तो सवाल है ये समाज किस दिशा में जा रहा है? इन घटनाओं को करने वाले लोगों के घरों में क्या स्थितियां हैं, उनकी मानसिक विकृतियां क्यों बढ़ रही हैं? तो एक तो ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि औरतों के प्रति, महिलाओं के प्रति जो समाज का दृष्टिकोण है जी, वो दृष्टिकोण इसमें ज्यादा जिम्मेदार है कि जिसमें वो समझते हैं कि जैसा कि अभी रश्मि जी ने भी कहा कि वो समझते हैं कि ये हमारे लिए उपभोग की वस्तु है, हम जैसा चाहें वैसा उपभोग करें, और उसके बाद ये इसकी अगर ये ना करती है तो भी इसकी हाँ मानी जानी चाहिए जी। तो ये जो पुरानी जो रूढ़ियां रही हैं उसमें भी कई हद तक इन सब चीज़ों को सहायक होती हैं। और लड़कियां जो आगे की ओर सोच रही हैं, इन दिनों आप देखिए कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां लड़कियां काम ना कर रही हो। अभी तो सेना के बारे में भी जो कमीशन नहीं हो रहा था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी जो है, जबकि गवर्नमेंट की ओर से गया था कि नहीं इससे इनको कठिनाई होगी और ये नहीं जाना चाहिए, लेकिन अभी आप देखिए कि जो वो मुकाबला कर रही हैं और वो चूंकि उनके जीवन के लिए संघर्ष ज्यादा है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को जीवन में संघर्ष ज्यादा है, इसलिए वो बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रही हैं। आप शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए, आप दूसरे क्षेत्र ले लीजिए, लेकिन उनके आगे बढ़ने से एक समस्या और भी आई है कि जो पुरुष है या जो लड़के हैं उनकी सोच अभी भी वो 15वीं 16वीं 18वीं सदी की है, और लड़कियों की सोच जो है जो 21वीं सदी के साथ साथ जो चल रही है, तो वो उसको वहां पे स्वीकार नहीं कर पाते हैं और उनको द्वितीय दर्जे का नागरिक ही मानते हैं, इंसान नहीं मान पाते हैं। बिल्कुल, बार बार हम ये कहते हैं कि हमारा समाज बदल रहा है, हम बड़े आधुनिक हो रहे हैं, हम सभ्य समाज की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपनी उन रूढ़ियों से छुटकारा नहीं पाते जो रूढ़ियां हमारे पिछले दिनों विद्यमान रही हैं। कहीं न कहीं चाहे आप निर्भया का मामला ले लें या फिर उसके अलावा जो और अन्य देश में घटित मामले हैं, उनके पीछे हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो दावा तो इस बात का करता है कि हम बदल रहे हैं, लेकिन बदलाव का जो है वो परिणत जो है साफ तौर पे दिखाई नहीं देती। रश्मि जी, आप रश्मि दीक्षित हैं, आपके पति का नाम जो है मैं बोल रहा समथिंग श्रीवास्तव है जी। ये वास्तव में एक बदलते हुए आधुनिक समाज का कहीं न कहीं से एक दर्पण है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें आपको परेशानी का भी सामना करना पड़ा होगा। परेशानी तो उस वे में हुई थी कि जब शादी की बात हुई तो घर वालों से ज्यादा बाहर से हमें अपोज मिला है। ये बात कही गई कि अरे अपने जाति में क्या लड़के नहीं हैं जो किसी दूसरी जाति में विवाह किया। हमारे कई रिश्तेदारों ने मुंह मोड़े कि जो है उन्होंने माता पिता से भी बात करना बंद कर दिया। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें आई। और बाकी देखिए, अगर जाति में करिए या गैर जाति में करिए, आपको विवाह में थोड़ा समायोजन तो हर महिला को करना ही पड़ता है। और जो आप कह रहे हैं, जो हमारी सोच से उभरने की अगर हम बात करें तो जो अभी मैंने कहा, जो पेट्रियार्टिकल सोसाइटी है, जो उसकी सोच को बदलने की जरूरत है। जैसे हर माँ बाप अपनी लड़की को तो शिक्षा देते हैं, बट लड़कों को क्या शिक्षा देते हैं? नहीं देते, नहीं पूछते हैं कि रात में 10 बजे घर से कहाँ तुम क्यों आ रहे हो, या कभी उनको ये नहीं समझाते कि बेटा ये जो जेंडर स्पेसिफिक गालियां हैं ये नहीं देनी चाहिए। ये छोटी सी बात अगर बच्चे के दिमाग में डाली जाएगी कि तुम इन बातों को कह करके दूसरे के अंदर जो भाव पैदा करने की कोशिश करते हो, गुस्सा दिलाने की, तो वो चीजें नहीं करनी चाहिए। या किसी भी दूसरी लड़की को एक उपभोग की वस्तु के रूप में आपको नहीं देखना है। अगर माँ लड़की को तो सिखाती है कि कैसे तुमको उठना है, कैसे बैठना है, क्या पहनना है, कैसे बात करनी है, किनसे मिलना, ये तो सिखाया जाता है, लेकिन लड़कों को ये चीजें शिक्षा नहीं दी जाती है। दूसरी चीज मुझे जहां तक लगता है कि जो सेक्स एजुकेशन है उसको हमारी एजुकेशन में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये जो अधकचरी नॉलेज बच्चे इकट्ठा करते हैं गलत किताबों से, साइट से एंड ऑल, बहुत सारी चीजों से एक दूसरे से बात करके, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन लोगों के दिमाग में जो विकृति डालती हैं वो चीजें बहुत काम करती हैं। तो इनिशियल लेवल पर घर से ही शुरुआत की जानी चाहिए। पेरेंट्स को अपने लड़के और लड़कियों को प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए, अच्छे से शिक्षा दी जानी चाहिए। स्कूल लेवल पर भी सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए, ताकि जो है समानता की जो बात कही जा रही है वो खोखली किताबी बातें ना रहें, उसको वास्तविक धरातल पर भी उतारा जाए। तो ये जरूरी है वही कि माँ जो है अपने बच्चों को, लड़कों को सिखाए
कि कैसे हमें सभ्य समाज बनाना है, कैसे हमें रहना है, कैसे महिलाओं की इज्जत केवल अपनी माँ और बहन की इज्जत नहीं करनी है, हमें पूरे देश में जितनी भी महिलाएं हैं उन सबकी हमें इज्जत करनी है। वो चाहे आप पत्नी के रूप में ले लीजिए, चाहे बहन के रूप में ले लीजिए, या किसी भी रूप में ले लीजिए। बिल्कुल कहते भी हैं कि माँ जो है वो सबसे प्राथमिक पाठशाला है बच्चे की, और वो बच्चा चाहे जेंडर में लड़का है या लड़की है। लेकिन अब सामाजिक ताना बाना जो है सुमन जी, वो हमारा जो कुछ था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन एक बात यहाँ पर और उभर करके आती है, जब सरकार हमारी इसमें शामिल होती है, उसने तमाम सारे उपाय नारी सशक्तिकरण के बना रखे हैं। तमाम जगहों पर सरकार सहयोग प्रदान करती है महिलाओं को आगे आने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। उसकी बड़ी लंबी फहरिस्त है अगर उसकी हम चर्चा करें, लेकिन ये सरकारी प्रयास जो हैं, आप किस तरह से इसको देखती हैं? और जब सरकारें दावा करती हैं कि हम नारियों की सुरक्षा का भी जिम्मा लेते भी हैं, लेकिन बावजूद देखिए जो सुरक्षा व्यवस्था की बात है जी, एक सुरक्षा व्यवस्था ये किसी की इंडिविजुअल नहीं हो सकती, किसी हर महिला के साथ कोई पुलिस नहीं लगाई जा सकती सुरक्षा के लिए। माहौल में सुरक्षा हो जी, माहौल में अगर सुरक्षा हो कि एक लड़की को हम कहते हैं बहुत एडवांस है, लड़के लड़की को एक साथ हमने पाला, एक साथ बढ़ाया, एक साथ सब कुछ किया, लेकिन रात को अगर 12 बजे हमें लड़की को अपने भेजना हो तो जो समाज का है समाज में क्या है, तो हम उसकी सिक्योरिटी के प्रति, हमें सुरक्षा के प्रति घर वालों को चिंता बनी रहती है। जो शायद जब लड़के को भेजते हैं तो वो चिंता नहीं बनी रहती है। तो उसका कारण क्या है? वो समाज है, जिस समाज में उसका मूवमेंट है, वो समाज उसके लिए क्यों इतना खतरनाक हो गया है कि उसके जीवन के प्रति उसको एक सृष्टि में एक महिला होना जो इतनी बड़ी बात है, जो सृष्टि का संचालन कर रही है, जो दूसरे लोग नहीं कर सकते, तो उन कारणों से उसको दोयम दर्जे का माना जाए समाज में, या प्रथम दर्जे का, या उसके मतलब अच्छा माना जाए। तो जब हमारी वैदिक परंपरा जो रही है, जो हमारा प्राचीन परंपरा है, उसमें जगह जगह इस बात के उदाहरण दिए गए हैं। कहा गया नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मातृशक्ति की आराधना की गई, मातृ रूप में देवियों की स्थापना की गई। तो कहीं न कहीं इस बात को वो बताता है कि जो हमारा पुराना समाज रहा, जहाँ से हम शिक्षा ले सकते हैं। देखिए उस समाज में भी अगर आप वैदिक उसमें ही जाएंगे तो 2-4 महिलाओं का आप नाम ले लीजिए, घोषा, मुद्रा, इन लोग के अलावा, लेकिन एक सामान्य महिला क्या गुरुकुल में पढ़ने जाती थी? नहीं जाती थी। तो वो आप उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं, लेकिन हमें बजाय कि बहुत पीछे जाने के आज के संदर्भों में, तब महिलाएं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। या तो वो महिलाएं निकलती थी जो खेतों में काम करने के लिए जाती थी, दूसरी महिलाएं जो काम करने जाती थी तो उनके लिए कहा जाता था इनके घर में खाने को नहीं है, इसलिए इनके मर्दों ने इनको काम पे भेज दिया है। तो जो एक श्रम के प्रति दृष्टिकोण, महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण, तो ये दृष्टिकोण जो है समाज का, तो सरकारें बहुत सारी व्यवस्था करती हैं। अब जैसे बसों में लगा दिया, वो पैनिक बटन लगा दिया, गाड़ियों में पैनिक बटन लगा दिया, लेकिन सवाल ये है कि पैनिक बटन से इसका हल नहीं होना है। 10-90 से कोई इसका हल नहीं होना है। इसका ये ठीक है कि अगर किसी के साथ कुछ हुआ है और वो अगर उस जगह पे जाती है तो उसका वहाँ पे उसको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन पूरा जो माहौल में जो सुरक्षा होनी चाहिए वो सुरक्षा हमारे आसपास नहीं दिखती है, जिसके कारण जो गार्जियन हैं वो भी अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों की सुरक्षा प्रति ज़्यादा चिंतित रहते हैं। और बहुत सारी, देखिए बहुत सारी बच्चियां स्कूल अभी भी नहीं जा पा रही हैं। और गांव में अगर बाल विवाह होते थे तो क्यों होते थे? बाल विवाह का एक बड़ा कारण होता था क्योंकि उनकी सुरक्षा का मसला होता था कि अगर वो ज़्यादा पैसे वाले या धनी लोग नहीं हैं या ऊंची जाति के नहीं हैं तो वो कैसे सरवाइव करें गांव में। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि माहौल की सुरक्षा। रश्मि जी, बार बार बात होती है, हम इन विषयों पर बार बार लौट करके आते हैं। अगर प्रशासन में है, शासन में है, तो हम दावा करते हैं कि हम एक ऐसी मजबूत व्यवस्था देंगे कि जहां पर नारियां सुरक्षित रहेंगी, लेकिन वो फिर सफल नहीं हो पाते। और उसका कारण फिर ये देखा जाता है कि घूम फिर करके हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जिसकी हम लोगों ने चर्चा भी की, वो कहीं न कहीं टूटा है। हमारा दृष्टिकोण बदला है, हमारी दृष्टि बदली है। हमारा नारियों के प्रति जो है बदलते हुए समाज में जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो हम उसको एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। इसका एक उदाहरण मैं ये भी देना चाहूंगी कि समाज में बहुत सारे अधिनियम बना दिए जाते हैं। अभी लड़कियों को समान रूप से
कहा जाता है कि पेरेंटल जो संपत्ति होगी उसमें अधिकार दिया जाएगा, लेकिन अगर आप वास्तविकता में देखने जाएं तो कितने माँ बाप अपने लड़कियों को अपने पेरेंटल संपत्ति में दे रहे हैं अधिकार? नहीं देते हैं। जहां तक मैं अपने आसपास के एरिया को देख लूं, कितने पढ़े लिखे हों, कितने भी कम पढ़े लिखे हों, लड़की तो पराई संपत्ति होती है, वो दूसरे घर जाएगी तो दूसरे घर में ही उसको जो मिलना है मिलेगा, और उससे ये भी माना जाता है कि जहां जा रही हो वहीं से निकल, अर्थी लेके निकलो। ये जो पुराना कॉन्सेप्ट था ये अभी भी माना जाता है, और कहीं भी इन चीजों को मतलब अगर आप देखें कि कानून बना देना और उसको लागू करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हम बात करें महिलाओं के रश्मि जी, एक मिनट रोकना चाहूंगा। जो आप बात कह रही हैं, हमें लगता है कि कानून और अधिनियम बनाने से बेहतर है कि समाज को बनाया जाए। बिल्कुल जी, समाज को बनाया जाए, और दूसरी चीज ये कि अगर कानून बनाए भी जा रहे हैं तो उसके इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। विशाखा गाइडलाइंस आपने बना दी, लेकिन अगर आप देखिए कि जो उन्होंने बातें कही हैं वो क्या लागू हो रही हैं? आपने केवल अधिनियम बना दिया, वाहवाही हो गई कि भाई जी हाँ महिलाओं के लिए इतना काम कर दिया गया, घरेलू संरक्षण हिंसा अधिनियम बना दिया आपने, लेकिन वो कितना लागू हो रहा है, या जब महिलाएं उसके खिलाफ जाकर के खड़ी होती हैं तो उनको कितनी जल्दी न्याय मिल रहा है? तो जब तक न्याय पूरी तरीके से नहीं मिलेगा तब तक इन अधिनियम या किसी भी तरीके की जो आप बना भी रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। और दूसरी चीज तो सामाजिक ताने बाने को तो पूरी तरीके से आपको सही करना ही पड़ेगा। उसकी शुरुआत हमें सरकार की तरफ देखकर, अधिनियम की तरफ देखकर नहीं करनी है। उसके लिए हम सबको जागरूक होकर एक जागरूक नागरिक की तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब अपने लेवल पर काम करना शुरू करेंगे तो एक बेहतर समाज हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है सामाजिक ताना बाना और सामाजिक व्यवस्था कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, बल्कि एक ऐसी बुक है कि जिसका प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम कहीं ज़्यादा है। अधिनियम जरूरी नहीं है, जरूरी है कि समाज को उस अनुरूप तैयार किया जाए जहां पर नारियों के सम्मान के लिए हमें कोई सम्मेलन न करना पड़े। एक ऐसा समाज का निर्माण किया जाए जहां पर नारियों के अधिकारों के लिए कोई उनके अधिकारों का कानून न बनाना पड़े। जब हम कहते हैं कि आधी आबादी, तो निश्चित रूप से स्वतः स्फूर्त उनकी आधी भागीदारी भी होनी चाहिए। निश्चित रूप से दूरदर्शन पर नारियों के प्रति इस चर्चा को लगातार हम जारी रखेंगे। आप लोगों ने हमारी चर्चा में भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी विषय पर इसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।